Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which is science or study of fake, lie, or imagination. So, Sathology builds your identity. Sathology helps you in claiming your native history rights. And whereas mythology actually debunks it completely. So, don't use the word mythology for either Native American history or any other native history of the planet. Use the word Sathology if it is backed by folklore, traditions, or documented history. So, I have a very special guest today, and we are talking about the recent elections in India. So, he has written many books, more than 22, more than 30 actually, and more than 23,000 articles, around 3,000 articles, 23,000 articles. So, let us welcome Sri Rameshwar Mishra Pankaj. नमस्कार। 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 सो ये जो इलेक्शन हुआ अभी गुजरात में और हिमाचल में जी। और दिल्ली में भी हुआ एमसीडी का इलेक्शन हम्म। भारत में, तो इसमें रिजल्ट्स तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं। ओनली गुजरात के हम्म। एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं, हिमाचल प्रदेश और हम्म। एमसीडी तो अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। रिजल्ट है। तो हम्म। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश देखते हैं, उसमें इतने कम बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन पाई सीट्स में। असल में हर राज्य का एक अलग अलग कारण है। हिमाचल प्रदेश में केवल 1% का अंतर है, मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें केवल 1% का अंतर है। लेकिन फिर भी ये तो आंकड़ों की बात हुई ना, स्टेटिस्टिक्स की। सच ये है कि वो हार गए उस तुलना में। इतने वर्षों तक सत्ता में रहे और मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी सभी लोग प्रचार के लिए गए, तो फिर क्यों हार गए इस पर चिंतन करना चाहिए पार्टी को। वो तो पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा मानना ये है कि वस्तुतः है जनसंघ तो एक आपातकाल में बना था हड़बड़ाकर, कि कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस का जो सोशलिस्ट ब्लॉक है, नेहरू जी वाला, जो यूएसएसआर से, सोवियत संघ से प्रभावित था, कम्युनिज्म से प्रभावित था, वो किसी भी तरह हिंदुत्व को, भारत की संस्कृति को, भारत के ज्ञान को नष्ट करना चाहता था। तो अचानक उसने आरएसएस पर एक झूठा अभियोग लगा दिया कि गांधी मर्डर में इनका हाथ है, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रूफ के। और कहीं एफआईआर भी नहीं दिखाई गई। एफआईआर तो वीर सावरकर और दूसरे हिंदू महासभा से जुड़े लोगों पर लगाई गई, दिखाई गई। आरएसएस के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं, कोई एविडेंस नहीं, लेकिन उसको क्रश कर दिया गया, कुचल दिया गया। और उसमें बहुत सूझबूझ से गुरु गोरवलकर जी ने काम लिया कि कोई सिविल वार ना हो जाए, क्योंकि उस समय आरएसएस के पक्ष में बहुत प्रचंड हिंदू भावना थी। तो बाद में जब उनको उठाना पड़ा प्रतिबंध, बैन, तो विचार हुआ कि ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा भाई ये राजनीतिक कारणों से किया, पॉलिटिकल कारणों से किया। तो इसलिए जल्दी में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले भी कह रहे थे कि पार्टी बननी चाहिए। अब जब नेहरू ने आरएसएस को क्रश करने का सोचा, नष्ट करने का सोचा, दबा देने का सोचा, तो फिर पार्टी बनाने का निर्णय हुआ। अब जनसंघ जो पार्टी बनी उसमें उस समय के दिग्गज हिंदुत्वनिष्ठ लोग थे, वैद्य गुरुदत्त थे, सीताराम गोयल थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं थे। लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। तो फिर ये टैक्टिक्स पर आ गए, टैक्टिकली इन्होंने समाजवादियों का साथ दिया, फिर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला उसमें साथ दिया, और अंत में फिर भी मधुलिमय ने यूएसएसआर के इशारे पर जनता पार्टी को तोड़ दिया। तो इनको एक अलग ग्रुप बनाना पड़ा। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो उन्होंने गांधीवादी समाजवाद, गांधीयन सोशलिज्म को अपनी आइडियोलॉजी बता दिया। अब ये बिल्कुल एडहॉकनेस थी कि कहीं आप कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, चेंजिंग, रोज बदल रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी पब्लिक के लिए। भीतर तो वो लोग एक ही थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो भाजपा बनी उसमें फिर इन्होंने, इनको ये लगा कि भाई हम चाहे जितने शुद्ध आचरण करें, चाहे जितना एकदम तत्वनिष्ठ रहें, लेकिन अभी का जो
मॉडर्न पॉलिटिक्स है, उसमें जिस तरह से मोबिलाइजेशन होता है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा वार होता है, जिस तरह की मार्केट फोर्सेस को यूज किया जाता है, वो सब अगर हम नहीं करेंगे तो मुश्किल है, पावर में नहीं आएंगे। और पावर में नहीं आएंगे, इस बीच जैसे जैसे ये दोबारा खड़े हुए, तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो अपने आप इनसे इनको प्रतिस्पर्धी मानने लगे, और उन्होंने सोचा कि ये तो भविष्य के लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो सारे गुट धीरे धीरे भाजपा विरोधी बनकर एक हो गए। इसमें सोवियत संघ का, तत्कालीन सोवियत संघ का बहुत बड़ा हाथ था। यूएसएसआर के संकेत पर यह हुआ था, सोशलिस्टों ने कांग्रेस का साथ दिया। अब हुआ ये कि सत्ता में आने के लिए इन्होंने जो तरीके अपनाए, इससे भाजपा एक तरह के डायलेमा में, एक दुविधा में फंस गई। एक और तो वो आइडियोलॉजी की, विचारधारा की, आदर्श की बात करती रही। दूसरी ओर इसे अच्छे से पता था कि इतने इतने वर्षों में जो पावर गेम चला है, उसमें कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने, सोशलिस्टों ने जगह जगह पावर सेंटर्स पर कब्जा कर लिया है। एकेडमिक्स में सारे सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट बैठा दिए गए हैं। बिजनेस हाउसेज में जो प्रो कम्युनिस्ट, सो कॉल्ड प्रो कम्युनिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, धनी लोग थे, उनको बढ़ावा दिया गया है। ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में कम्युनिस्ट ओरिएंटेड संपादक और पत्रकार रखे गए। तो इस तरह जो सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम है, स्टेट अपरेटस है, उसमें लेफ्टिस्ट झुकाव वाले अफसरों की बहुलता हो गई। नतीजा ये है कि वो चुनाव के समय प्रोपेगेंडा वार में ये पिछड़ते दिखने लगे। तो इन्होंने फिर सारे तरीके सीख लिए धीरे धीरे, और फिर ये भी प्रोपेगेंडा वार कैसे करना, अपने पक्ष को कैसे बढ़ाना, ये तो सीख लिया। विशेषकर मोदी जी इसमें बहुत ही उस्ताद निकले, बहुत ही वेरी एफिशिएंट, बहुत ही कुशल निकले नरेंद्र मोदी। कैसे मोबिलाइज करना, कैसे बहुत बड़ी बड़ी जनसभाओं में अपने लोगों को मोटिवेट करना, इस सब में हो गए। लेकिन इससे एक एक डायलेमा आ गया। नंबर एक, कि जो पुराने आरएसएस के लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो तो किसी दूसरे कल्चर में डटे थे। वो तो कुछ आदर्श से प्रेरित थे, उनको तो हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र, इसकी यही सिखाया गया था। लेकिन वो तो राष्ट्र की साधना तो संघ स्थान पर करना सिखाया गया, लेकिन आप कर रहे हैं राजनीति, तो राजनीति के विषय में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया, सिवाय ये कि प्रैक्टिकली लोगों ने सोचा कि हमको अपने चुनाव क्षेत्र में ऐसे जीतना है, वैसे जीतना है। अब उसमें यह शुरू हो गया कि जो आरएसएस अथवा हिंदुत्व की भावना वाले कार्यकर्ता थे, वही जी जान लगा के इसके लिए चुनाव लड़ते थे, तो उनका सहारा चुनाव में तो लिया जाने लगा, लेकिन उनके पास बहुत धन नहीं था। तो प्रोपेगेंडा वार के लिए, मार्केट फोर्सेस में अपनी पैठ बनाने के लिए, चैनल्स में और न्यूज मीडिया में अपना जगह बनाने के लिए, इनको बहुत सारे धनी लोगों से, जो कि कांग्रेस के रिजीम में ही बढ़े थे, ऐसे लोगों से सहयोग लेना पड़ा। तो पावर में आने के बाद उसका बदला भी चुकाना पड़ा। पहले से कुछ, जो आपने, जिसने आपको मदद की उसकी आप मदद करेंगे। नतीजा ये हुआ कि पावर में आने के बाद, अच्छा, उस ऊपर से बीजेपी की पहले जनसंघ की भी नहीं हुई थी। गुरु गोलवलकर ने कई बार कहा था, एक बैठक में मैं स्वयं उपस्थित था, जिसमें उन्होंने भाजपा के जो प्रतिनिधि आए थे, जिसको वो आनुषंगिक क्षेत्र कहते हैं, तब मैं सरस्वती शिशु मंदिरों की ओर से गया था, सरस्वती शिक्षा परिषद की ओर से। तो हर आनुषंगिक संगठन से एक एक प्रतिनिधि जाता है ऐसी बैठकों में। तो वहां जनसंघ के प्रतिनिधि से कहा था कि तुम पहले से तय किया करो कि तुम्हारे अगर पावर में आए तो तुम्हारे पास कौन एक्सपर्ट होंगे किस विषय के। उन्होंने इंग्लैंड का उदाहरण दिया कि शेडो कैबिनेट बनाते हैं, तो तुम शेडो कैबिनेट बनाओ, या किसी भी तरह एक्सपर्टाइज डेवलप करो, विशेषज्ञ अपने दल में पैदा करो, जो सत्ता में आने के बाद अच्छे से शासन चला सकें। लेकिन वो जनसंघ ने भी नहीं किया, भाजपा ने भी नहीं किया। नतीजा ये है कि पदों की जिस तरह की खींचातानी, लूट खसोट कांग्रेस में होती थी, वहीं भाजपा में भी बार्गेनिंग होने लगी। हमको ये पद चाहिए, इस पद में ज्यादा मुनाफा है, इसमें ज्यादा मलाई है, इसमें ज्यादा लाभ है, तो पद समीकरण के हिसाब से दिए जाने लगे। बाहर पोस्टर देना है कि हम बड़े सिद्धांत निष्ठ हैं, व्यवहार में आप वही हो गए जो कांग्रेस थी, क्योंकि आपने कोई अलग से कोई पद्धति नहीं विकसित की, कोई सोच विचार नहीं फैलाया। नतीजा ये है कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी तो प्रायः अनसुनी होने लगी पावर में आने के बाद, और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं,
ऐसे कार्यकर्ता जो विचार के लिए आए हैं, भारतीयता के लिए आए हैं, हिंदुत्व के लिए आए हैं, संघ के लिए आए हैं, उनको सोचा ये तुम तो समर्पित हो, तुम तो करोगे ही, टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना, ये तो कहाँ जाएंगे। और काम करने लगे वो उनका, जो कांग्रेस रिजीम में भी काम कराना जानते थे, जो लेना और देना जानते थे, जो कुछ ओबलाइज करना, धन देना, ये सब जानते थे। तो इससे क्या है कि कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा असंतोष आ जाता है, कहीं 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 जहां कोई बड़ी कुशलता से मेंटेन करता है, वहां वो असंतोष संभाल लिया जाता है। तो हिमाचल में कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष था। कार्यकर्ता जब असंतुष्ट होते हैं, कार्यकर्ता का यहाँ अर्थ है पार्टी वर्कर्स नहीं, सामान्य कार्यकर्ता का अर्थ होता है पार्टी वर्कर। लेकिन यहाँ जब हम लोग भाजपा के संदर्भ में कार्यकर्ता कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है आरएसएस की बैकग्राउंड से प्रेरित कोई स्वयंसेवक। वो जब भाजपा के लिए काम करता है, या चुनाव के समय, बाकी समय वो राजनीति में नहीं रहेगा, तो चुनाव के समय वो भाजपा के लिए पूरी शक्ति लगाकर काम करता है, तो फिर वो चाहता है कि कोई लोकहित के, उसके क्षेत्र के, उसके विषय से संबंधित वास्तविक काम हो। उसमें बहुत बाधा आती, बहुत बाधा आती। नतीजा ये है कि वो कहीं जा नहीं सकता, किसी और पार्टी के पक्ष में जा नहीं सकता, तो वो घर बैठ जाता है, शांत हो जाता है। तो चुनाव के समय जिस राज्य में या जिस इलाके में ऐसे कार्यकर्ता ठंडे होकर बैठ जाते हैं, वहां मुश्किल जाती है। हिमाचल में यही हुआ, कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं था। थोड़े से कार्यकर्ता तो रहेंगे ही साथ में, लेकिन बहुत से कार्यकर्ता उदासीन हो गए थे। और जयराम ठाकुर भी नहीं संभाल पाए, भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व वहां तक देख जान नहीं पाया, प्रांतीय नेतृत्व उन कार्यकर्ताओं को मना नहीं पाया। इसके कारण हिमाचल में हार गए। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो ये कि आइडियालॉजी का हल्ला बहुत मचाते हैं, लेकिन आइडियालॉजी तो कम्युनिस्टों का शब्द है। वस्तुतः संघ को तो केवल ध्येय निष्ठ, आदर्श निष्ठ, वैल्यूज जो हैं, जो हिंदुत्व की, भारतीयता की वैल्यूज हैं, आइडियाज हैं, आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, उनके प्रति समर्पण दिखाया जाता है ना। आइडियोलॉजी तो एक डिसिप्लिन मोबिलाइजेशन टेक्निक है, तो वो तो कोई अच्छी चीज नहीं है। आइडियोलॉजी का अर्थ है कि कोई एक लीडर होगा, उसके जो आइडियाज होंगे, पूरी पार्टी उससे डिसिप्लिन रहेगी, और बाकी उसके विरुद्ध जो होगा उसको क्रश कर देंगे, जैसे कम्युनिस्ट देशों में हुआ। तो आइडियोलॉजी की बात करते करते इनको उसका नशा चढ़ गया कि जो, जैसे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस ऐसी हो गई कि अगर आप लीडर के पक्ष में हैं, अगर आप समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं लीडर के लिए, तो आप रहेंगे, नहीं तो आपको किनारे फेंक दिया जाएगा। तो भाजपा में भी वही प्रवृत्ति बन गई कि जो नेता हो उसकी जय जयकार करो, और बाकी संगठन के विषय में, पार्टी के आदर्शों के विषय में, हिंदुत्व के आदर्शों के विषय में कोई अपेक्षा मत रखो, कोई ज्यादा बोलो भी मत। इससे क्या होता है, जो उत्साह था लोगों को ना कि अब भाई कांग्रेस ने तो हमको, भारत को कम्युनिस्ट देश बनाने की कोशिश की, हिंदुत्व को दबाने की कोशिश की, अब मौका आया है जब हिंदुत्व के अनुसार काम होगा। तो उसमें निराशा फैल गई, क्योंकि इनका कोई भी कार्य हिंदुत्व वाला नहीं दिखा। ये कम्युनिस्टों और कांग्रेसी और सेकुलर अपने को कहने वाले हिंदुद्रोही इंटेलेक्चुअल्स, हिंदुद्रोही बौद्धिकों, मीडिया कर्मियों की चपेट में आ गए। ये दिखाने में लग गए कि नहीं नहीं, हमको हिंदुत्व से कोई लेना देना। आप हिंदुत्व नहीं कहते, अगर आप केवल यूनिवर्सल वैल्यूज कह देते, सत्य, अहिंसा, प्रेम, तो भी काम चलता। क्योंकि जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और जो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं, दोनों ही ब्रदरहुड में विश्वास नहीं करते। वो केवल अपने रिलीजन के ब्रदर्स को ब्रदर मानते हैं, हिंदुओं को तो ब्रदर नहीं मानते। और मुस्लिम तो खासकर हेट्रेड को फैलाते हैं कि हम तो नष्ट कर देंगे, ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया, पूरब से पश्चिम तक बस इस्लाम का शासन होगा, जो इसका विरोध करेगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो ये तो ब्रदरहुड के, ट्रुथ के, सत्य के, नॉन वायलेंस के, अहिंसा के, बंधुत्व के, प्रेम के, सबके विरुद्ध है ना। तो आप हिंदुत्व का नाम नहीं लेते, लेकिन आप ये तो कह सकते थे कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, बंधुता है, भ्रातृभाव है, हम इनको, इन्हीं को नागरिकता का आधार मानते हैं। भारत में जो भी व्यक्ति सत्य, अहिंसा, बंधुता
और प्रेम को नहीं मानेगा, उसकी नागरिकता नहीं रहेगी। वो रहने का उसको अधिकार है, उसको कोई कंसंट्रेशन कैंप में नहीं भेजा जाएगा, यातना शिविर में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन नागरिकता नहीं दी जाएगी। आप ये कर सकते थे, आपने ये भी नहीं किया। तो आपने यूनिवर्सल वैल्यूज पर भी काम नहीं किया, और हिंदुत्व के नाम से जो बातें प्रचारित थी उस पर भी काम नहीं किया। तो सारे ही कार्यकर्ता उदासीन हो गए। जो जितना ही समर्पित था, जो जितना ही सच्चा था, जो जितना ही हिंदुत्वनिष्ठ था, वो उतना ही दुविधा में पड़ गया कि इनका समर्थन करें कि न करें। समर्थन नहीं करो तो कांग्रेस जीत जाएगी तो बहुत बुरा होगा, और समर्थन करो तो मुंह कैसे दिखाओगे, इनसे कहेंगे कि ये काम करो जो हिंदुत्व के पक्ष में है, तो ये करेंगे नहीं। इस दुविधा में बहुत से कार्यकर्ता ठंडे हो जाते हैं, वो घर में बैठ जाते हैं या थोड़ा सा काम करते हैं। ज्यादा उत्साह से, वो जो उत्साह था कि हमको भारत को फिर से वैभव की ओर ले जाना है, परम वैभव की ओर ले जाना है भारत राष्ट्र को, वो उत्साह ठंडा हो गया। क्यों? आशा नहीं रही। लगा कि ये तो भारत को परम वैभव की ओर ले जाने की कोई बात नहीं करते, ये कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ सड़क अस्पताल आदि जो इस तरह के काम हैं, रोड्स बना रहे हैं, ट्रेनें दौड़ा रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ भी सब तरह के लोग उठा रहे हैं। और वो जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैं, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो भारत के मेजोरिटी के विरोधी हैं, बहुसंख्यकों की विरोधी हैं, वो सब शक्तियां ज्यादा लाभ ले रही हैं, ज्यादा ताकतवर हो रही हैं। तो आप कोई ऐसी नीतियां बनाने में असमर्थ रहे जिससे आपके वोटर्स को ये संदेश जाए कि आप हिंदुत्व के समर्थक हैं अथवा यूनिवर्सल वैल्यूज के समर्थक हैं, यानी सबके लिए समान रूप से आप कोई आदर्श मानते हैं। उसके बजाय ये हुआ कि आप हिंदुओं के प्रति कठोर हैं, हिंदुओं के प्रति उदासीन हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ ये सब कर देते हैं, लेकिन कोई हिंदुओं के पक्ष में कोई नीति नहीं बनाते। और मुसलमानों, अलगाववादी मुसलमानों, ऐसे मुसलमान जो अलगाव चाहते हैं, जो नफरत चाहते हैं, हेट्रेड है जिनके मन में, जो कहते हैं कि इस्लाम के सिवाय जो होगा हम सबको नष्ट कर देंगे, उनका आप पक्ष लेते हैं, उनको आप सुविधा देते हैं, उनको आप ट्रेनिंग भी देते हैं कि मदरसों को बहुत ज्यादा रकम मिलना, बहुत कुछ हो गया। तो धीरे धीरे लोगों में उदासीनता आ गई। फिर भी हिंदू मन जो है चुनाव के समय इतना तो जानता है कि पक्ष तो हमें भाजपा का ही लेना चाहिए, लेकिन ये अपने को ऐसे दिखाते हैं हम तो कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल सबके लिए बराबर हैं। और सबके लिए बराबर कसौटी नहीं रखते। अगर आप सब, आपके लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं, तो फिर आप एक यूनिवर्सल वैल्यू को भारत के सिटीजनशिप की, नागरिकता की शर्त बनाइए कि इसका पालन सबको करना पड़ेगा। वो भी आप नहीं करते। नतीजा ये है कि जो हिंदू द्रोही तत्व हैं, जो हिंदू समाज को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, दिन रात निंदा करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं तो कार्यकर्ता उदासीन हो जाता है। तो हिमाचल में कार्यकर्ता उदासीन हो गए। गुजरात में चूंकि उनको लगा कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नरेंद्र भाई, तो उन्होंने उत्साह से, उनको लगा कि सारी पार्टियां विरोध में हैं, तो गुजरात में तो पूर्ण समर्थन मिला। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ता उदासीन हो गए, इसलिए ये 1% का ही अंतर है अभी भी, लेकिन हार तो गए। नहीं, लेकिन वोट वोट परसेंटेज से सीट डिसाइड नहीं होती है, क्योंकि वो तो हाँ। जो असेंबली का जो भी सीट होगा वहाँ का, उस हिसाब से वोट डिसाइड होता है। क्योंकि हम्म, तो 1% चाहे वोट शेयर तो कम भी हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वोट शेयर कम हो फिर भी इलेक्शन लोग जीत जाते हैं, क्योंकि वो टैक्टिकल हम्म। वोट मानी जाती है। लेकिन एक आश्चर्य कांग्रेस की बात जीतती है। थी ना, कांग्रेस कई बार 13% और 14% वोट पाकर पावर में आती रही। आती रही। तो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, हम्म, वो इलेक्शन तो एक तरीके का एक मैथमेटिकल मॉडल है, किस तरह आपको इलेक्शन में कैंपेन करना है कि आप सीट ले सकें। हम्म, हम्म, लेकिन हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, और देवभूमि में इतना, हमारे इतने तीर्थ स्थल है वहां पे, इतने सारे तीर्थ स्थल हैं। हर जगह हिमाचल में तीर्थ स्थल हैं भारत के हिंदुओं के। मतलब बीजेपी, अगर हम देखा जाए तो बीजेपी का नाम लेना, मैं तो नाम ज्यादा पॉलिटिक्स पे इंडिया का ले नहीं सकता, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है उस पॉलिटिक्स से। लेकिन फिर भी हम्म, अमेरिका के इलेक्शंस में देखता हूँ, अमेरिका इलेक्शंस काफी सिंपल होते हैं, लेकिन वहां पर भी सेम मैथमेटिक्स चलती है। हम्म, लेकिन हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, जहाँ पे इतने सारे हमारे देवताओं के स्थल है, पूजा स्थल है, मंदिर है, लेकिन उनके बावजूद भी जो है बीजेपी इलेक्शन हार रही है।
इसका मतलब वो तो डेफिनेटली संतों के लिए या साधुओं का जो मन है उसके हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो और लोग वोट देने नहीं गए, मेरे को लग रहा है कि लोग वोट देने ही नहीं गए, क्योंकि उनको लगा ही हम्म। नहीं नेतृत्व में कोई विश्वास है किसी को। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुख्य मुख्य बात यह है कि कोई भी भाजपा का बड़ा नेता ये शब्द नहीं बोलता जो आप बोल रहे हैं। किसी ने भी हिमाचल को देवभूमि नहीं कहा। किसी ने भी संतों और मंदिरों की महिमा नहीं गाई। किसी ने भी हिमाचल की पवित्रता का उल्लेख नहीं किया जाता। वो तो वही बातें हैं जैसे कि कोई कहीं के लिए करेंगे, अंडमान निकोबार के लिए जैसी बात करेंगे, कहीं और के लिए करेंगे, वैसी ही बात हिमाचल के लिए भी करते रहे। तो ये लगा ही नहीं कि इनके मन में देवभूमि के प्रति कोई विशेष आदर है, अथवा इनको मंदिरों की सुव्यवस्था की चिंता है, अथवा इनको संतों के कुशल क्षेम जानने की चिंता है। ये नहीं लगा। तो संत नहीं गए तो वोटिंग परसेंटेज उससे कोई कम नहीं होता, लेकिन उससे उत्साह कम हो गया। उससे, क्योंकि संतों के, जैसे मोदी जी जो आए हैं भारत में, उसमें दैवी शक्तियों का और संतों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। सारे ही संतों के विशाल समागम होने लगे, चारों तरफ संत उत्साहित थे। और उससे जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके भक्त हैं, सब उत्साहित थे। तो उत्साह का एक वातावरण बन गया। वो उत्साह का वातावरण तो संतों के द्वारा ही बनता है भारत में। या तो फिर गुंडे आतंक का वातावरण बनाते हैं, या छल फरेब का वातावरण होता है, जैसे आम आदमी पार्टी एएपी है ना। लेकिन भारतीयता के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में तो संतों के द्वारा, धर्मनिष्ठ लोगों के द्वारा, सदाचारी लोगों के द्वारा ही उत्साह का वातावरण बनेगा, तभी भाजपा जीतेगी। ये भाजपा पावर में आने के बाद भूल जाती है। तो वो उन्हीं टैक्टिक्स में लग जाती है जिसमें कांग्रेस और लेफ्टिस्ट और सेकुलर, अपने को सेकुलर कहने वाले पर वस्तुतः कम्युनल एलिमेंट्स जिस काम में लगे रहते हैं, वही भाजपा करने लगती है। तो इससे क्या है, उत्साह नहीं रहता। इससे ये नहीं लगता कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारे धर्म के प्रति विशेष अनुराग रखती है, संस्कृति के प्रति विशेष अनुराग रखती है, ऐसा नहीं लगता। तो आप जो कह रहे हैं देवभूमि का बोध या देवभूमि का भाव, भाजपा में तो कहीं दिखता नहीं है। कभी भाषण में कोई कह दे तो अलग बात है, लेकिन उनके तो जैसे कोई और भूमि होगी, जैसे वो जगह होगी जहां गायें रोज काटी जाती हैं, जहां गायों का कत्ल होता है, उस भूमि के प्रति जो भाव है, हिमाचल के प्रति भी इनका वही भाव है। दिखता ही नहीं कि ये पवित्र और अपवित्र, पूज्य और सामान्य, इसमें कोई भेद करते हैं। तो ये तो हिमाचल में तो कोई उत्साह पैदा ही नहीं हुआ। हिमाचल के धर्मनिष्ठ सदाचारी लोग, संत लोग, धर्म के कार्य से जुड़े हुए लोग, धर्म में सदा डूबे हुए लोग, उनको किसी को उत्साह नहीं हुआ, तो इसलिए हार गए। गुजरात में स्थिति अलग है। गुजरात में भी इन्होंने कुछ धर्माचार्यों के साथ थोड़ा भेदभाव भी किया, लेकिन कुल मिलाकर वहाँ वातावरण जो है वो धर्ममय है। और सारे धार्मिक लोग भी अब, और आत्मीयता की भावना भी हो गई है मोदी जी के साथ, तो इस कारण वो आगे आ गए। अब दिल्ली का मामला लीजिए। दिल्ली में आप इतने वर्षों से नगर निगम में हैं, और आपने कैसा चुनाव प्रचार किया। सभी जानते हैं कि केजरीवाल झूठ बोलता है, फॉल्स प्रोपेगेंडा, झूठा प्रचार करता है, अपने बारे में झूठी छवियां गढ़ता है, इमेज बिल्डिंग में, फॉल्स प्रोपेगेंडा में। इसमें तो केजरीवाल बहुत आगे है। तो जब आगे है तो इसकी कोई काट तो आपको सोचनी चाहिए थी ना। कौन सोचेगा। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि आप, नहीं नहीं वो तो झूठा है इसलिए जीत गया। तो आप इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सफाई देते हैं, लेकिन वस्तुतः है जैसा कोई प्रचार आपकी ओर से काउंटर अटैक होना चाहिए, या पहले से बढ़कर अपने पक्ष का प्रचार होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एन मौके पर जितना वोट मिला मिल गया। लेकिन ग्राउंड लेवल पे, दिल्ली की गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में जितना काम होना चाहिए, विशेषकर जो भाजपा का पक्ष रखना चाहिए, और जो केजरीवाल के पापों को उद्घाटित करना चाहिए, जितने बड़े पैमाने पर करना चाहिए, नहीं हुआ। जिन क्षेत्रों में हुआ, तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे गोपाल राय हो, जिनके जिनके क्षेत्र का खुलासा हुआ कि ये लोग तो भ्रष्टाचार में डूबे हैं और ये तो कदाचारी हैं, ये सदाचार से इनका कोई लेना देना नहीं, तो केजरीवाल के प्रचार के बावजूद वो वहां हार गए। तो मुख्य बात यह है कि आप प्रोपेगेंडा में भी सजगता नहीं बरतेंगे,
और आचरण में भी आपकी कोई विशेषता नहीं है। किसी समय जनसंघ को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था, तो ऐसा कोई डिफरेंस पर्सनैलिटी के लेवल पे तो मोदी जी में है, और केंद्र की कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन पूरे पार्टी स्ट्रक्चर में ऐसा कोई अलग लक्षण नहीं है। विशेषकर प्रांतों के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, या दिल्ली में ही जो बाकी के नेता हैं, उसमें कुछ नेता बहुत कर्मठ हैं, बहुत सक्रिय हैं, लेकिन बाकी नेता आपस के दांव पे जैसे कांग्रेस में होते थे उसी तरह लगे हैं। तो इसलिए समाज में संदेश जाता है कि अच्छा, ये कोई अलग पार्टी नहीं है, इनका कोई बहुत बड़ा आदर्श नहीं है, कोई बहुत बड़ा सदाचार नहीं है, ये तो वैसे ही हैं जैसे और लोग। तो इसलिए ये रिजल्ट आता है। मैसेज नहीं दे पाए और प्रोपेगेंडा भी नहीं कर पाए ठीक। अ, जैसे कि जो लोकल इलेक्शंस हैं, जो स्मॉल लेवल के इलेक्शंस हैं, वो हमेशा हम्म। लोकल इश्यूज पे लड़े जाते हैं। हम्म। जो जो कि वहाँ पे बहुत जरूरत होगी। और हम लोग महाभारत में भी देखते हैं कि बार बार युधिष्ठिर जो है अपने ऑफिशियल्स को बोलते हैं कि आपको अपने जो लोगों का दुख दर्द मालूम होना चाहिए, हर चीज। हम्म। युधिष्ठिर बोलते हैं बार बार, हम्म। नारद मुनि पूछते भी हैं। तो लेकिन युधिष्ठिर, मतलब हस्तिनापुर तो पास में ही है भारत इंद्रप्रस्थ के, तो पूछ सकते हैं, पूछते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जैसे जो लोकल इश्यूज पे अगर कोई फोकस ना करे तो वो व्यक्ति जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे वो लोकतंत्र हो या डेमोक्रेसी हो, दोनों में। हम्म। डेमोक्रेसी थोड़ा सा मेजोरिटी माइनॉरिटी पे चलता है, वो अलग सिस्टम है। लेकिन लोकतंत्र में भी अगर आपकी लोकप्रियता नहीं है लोकल लेवल पे, तो उस व्यक्ति को महाभारत काल में भी लोग अपॉइंट नहीं करते थे, उसके चंद्रगुप्त के मौर्य के टाइम पे भी अपॉइंट नहीं करते थे, या फिर चोला और चालुक्य के राज समय पे भी अपॉइंट नहीं करते थे। मतलब ये इतिहास कांस्टेंट रहा है। यहाँ तक कि केरल में मैं स्टडी कर रहा था मर्थन वर्मा को, तो मर्थन वर्मा के जो ऑफिशियल्स थे वो गांव गांव घूम के लोगों का के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेते थे। ये उनका कार्य था। बिल्कुल। और उसके हिसाब से वो लोग पॉलिसीज बनाते थे। लेकिन ये जो सिर्फ इलेक्शन के समय में आना और उस पे सीधा प्राइम मिनिस्टर का आके कैंपेन करना या हेड ऑफ द स्टेट का, वो तो एक अलग तरीके का हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर नरेंद्र मोदी ना हो तो बीजेपी अपोजिशन में आ जाएगी वापस, ऐसा लग रहा है ना? कि क्योंकि नहीं, पार्टी ये तो तो है ही नहीं। है कि जो जो कार्यकर्ता लिए गए हैं, जैसा मैंने बताया ना, वो जैसे किसी तरह को कोई कहीं से अप्रोच कर लिया, कोई प्रभावशाली दिखा, उन सबको ले लिया है, और उसमें ये नहीं सोचा कि हमारे पार्टी के लिए कौन सा ज्यादा उपयोगी होगा। अब उन्होंने अपने ढंग से सोचा होगा, पता नहीं क्या सोचा, क्योंकि पार्टी तो वो चला रहे हैं तो सोचा अवश्य होगा। लेकिन जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में इनके पास दो चार अ, नेताओं को छोड़ के बाकी कोई नेता ऐसा नहीं है जो बहुत लोकप्रिय हो। वो बस अपना अपने अपनी जगह उन्होंने एक छोटा सा गुट बना लिया है कि हम पंजाबियों के साथ हैं या हम पूरबियों के साथ हैं, तो ऐसे करके कर लिया है। लेकिन जो उनके बीच जितनी लोकप्रियता होनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं, जो भारत में सदा से रहा है, अरे भगवान राम तक को ये चिंता थी कि क्या कह रहे हैं लोग। तो फिर, और सदा से ही कोई भी राजा हो, कोई भी, स्वयं महाभारत का आपने बताया ही, जगह जगह ये वर्णन आता है कि राजा को सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में उनका किस कुशल क्षेम क्या है, प्रजा का, प्रजा में भाव क्या है, भावनाएं क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो राजन्य वर्ग के प्रति। तो वो ध्यान ही नहीं है, कुछ एक अलग सा ही वातावरण है, क्योंकि ना तो ये लोग कोई महाभारत पढ़ते, ना कोई भारतीय धर्मशास्त्र पढ़ते। भाजपा का शायद एक दो नेता होंगे जो हिंदू धर्मशास्त्र यानी रामायण महाभारत या धर्मशास्त्र पढ़ते हैं या पुराण भी पढ़ते हैं, और ना ही वो मॉडर्न पॉलिटिक्स का जो लेटेस्ट प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स हैं, इमेज बिल्डिंग है, उसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा, वो तो किसी विज्ञापन एजेंसी को दे दिया कि चलो भाई, प्रचार एजेंसी को दे दिया कि तुम जरा डिजाइन कर दो, जैसे कांग्रेस करती थी। तो इसके कारण, लेकिन कांग्रेस में जो लोकल लीडर रहते थे, मैंने देखा है, वो बहुत ध्यान रखते थे इसका, एक एक व्यक्ति के विषय में बड़ा रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, उसमें कोई सदाचारी लोग नहीं थे, लेकिन लोकप्रिय अवश्य थे। तो वो भी जहां नहीं रहेगा तो फिर तो पार्टी, राज्य के में तो विशेषकर, लोकसभा में तो लोग मोदी जी का मुंह देखकर वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा में और नगर निगम में मोदी जी का मुंह किस आधार पर देखेंगे? क्योंकि मोदी जी तो बातें सदा देश की करेंगे, बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हमारी समस्या तो वास्तविक है, स्थानीय है, लोकल है। तो हम लोकल समस्याओं के लिए मोदी जी को क्यों वोट दें, वो समझ में नहीं आता लोगों को, वोटर्स को। इसलिए जो आपने कहा वही बात है कि
लोकल लेवल पे क्या समस्याएं हैं, उनसे कैसे निपट सकते हैं, इसकी कोई चिंता नहीं करते, इसीलिए हार जाते हैं। एक्चुअली मेरी एक पुस्तक, आपको तो मालूम ही है, द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन वाली जो पूरी पुस्तक है, तो जी। उसमें वो पुस्तक को यहाँ के काफी पॉलिटिशियंस ने पढ़ा, बहुत पॉलिटिशियंस ने पढ़ा, और उनको अच्छा। एक पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे को एक ही फीडबैक दिया कि हम्म। महाभारत के समय में जो राजा था कितना अच्छी तरह कनेक्टेड है लोगों के साथ। मतलब हम्म। मेरे को स्टेटमेंट्स आया कि विश वी वर कनेक्टेड विद आवर पीपल लाइक द वे युधिष्ठिर वाज कनेक्टेड। मतलब हम्म। युधिष्ठिर महाराज तो बड़े राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, वो मतलब उस समय के में तो जम्बू द्वीप के व्यक्ति हैं, वो पूरे एशिया के हम्म। व्यक्ति हैं, वो प्रेसिडेंट है, माना जाए तो राजा लोकपाल है। लेकिन उनके विषय में कि दूर के प्रांतों में जैसे चीन में हम्म। अगर कोई नाम ले ले कि मैं युधिष्ठिर का प्रतिनिधि हूँ, तो वही हम्म। व्यक्ति भूपाल बनता था उस जगह का। भूपाल और लोकपाल में फर्क होता है, हम्म। भूपाल मीन्स लोकल किंग। तो ये हम्म। कि युधिष्ठिर को रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। दैट मीन्स हम्म। उस व्यक्ति को हस्तिनापुर आके युधिष्ठिर महाराज का पूरा कैरेक्टर स्टडी करना पड़ता होगा, फिर उसके बाद उनका ट्रेनिंग लेना पड़ता होगा, फिर वो जाता है होगा हम्म। उधर। मतलब ये तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, लिखा नहीं है कहीं पर, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं कि ये सिस्टम होगा, नहीं तो ट्रेनिंग हम्म। के बिना तो कुछ होता नहीं है। लेकिन कुछ नहीं आजकल होता। के पॉलिटिशियन का कोई ट्रेनिंग होता ही नहीं है। मैं नहीं। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का कोर्स देख रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, और पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में कहीं भी एक वर्णन भी नहीं है कि कहीं पे युधिष्ठिर का कोई राज हो, कुछ नहीं। सारा वेस्टर्न थ्योरीज को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और हाँ। हाँ। वेस्टर्न थ्योरीज जो है भारत के हिसाब से नहीं बनी है। वहां पे धर्म का नहीं ज्ञान है, मॉरल एजुकेशन और धर्म में बहुत फर्क है। तो तो वो जो नीति और न्याय और धर्म तीनों मिसिंग है। और भारतीय हम्म। पॉपुलेशन धार्मिक है, मेजोरिटी धार्मिक है, चाहे यहाँ पे कोई भी रहता हो हाँ। भारत में, वो सभी धार्मिक है। क्योंकि हम्म। एक हम्म। कंसाइंस है, कंसाइंस धर्म का अर्थ होता है, कंसाइंस भी आ जाती है कि हम्म। सही क्या सही है, क्या गलत है ना। तो तो आप इस पे क्या बोलते हैं कि इलेक्शंस हमको क्या दिखाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। क्योंकि अगर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट हैप्पी, देन वो सिस्टम बेकार है। क्या बोलते हैं इसके नहीं, बारे ये मॉडल तो एकदम गलत है। उसका कारण ये है कि इस मॉडल के विषय में भारत के नेताओं ने कुछ सोचा ही नहीं है। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अलग प्रश्न। पहली बात तो ये है कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र नहीं। उसमें कहीं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी का कोई नाम ही नहीं। यानी पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई एक यूनिट होती है, कोई एक चीज होती है, कोई एंटिटी होती है पॉलिटिकल पार्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने किस हिसाब से बनाई? वो शायद इंग्लैंड की नकल में बनाई। फिर पॉलिटिकल पार्टी इंग्लैंड की नकल में तो बनाई, लेकिन इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, बाइंडिंग फोर्स, उसको कोई मान्यता नहीं दी। फिर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को आइडियोलॉजी बेस्ड प्रचारित कर दिया, सोवियत संघ की नकल में। तो ये तो अपने आप में बहुत ही दिन रात कलह करने वाले, जैसे कौओं की काव काव होती है, उस तरह के नेताओं का एक झुंड चारों ओर बना दिया। नतीजा ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी तो अपना काम करती रहती है, उसको जो पावर दिए हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों में कोई कोई भी एक समझ ही नहीं है कि हम किस समाज के लिए काम कर रहे हैं, किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, यानी हम अपने क्षेत्र के पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के प्रतिनिधि। लेकिन पार्लियामेंट में पहुंच के या असेंबली में पहुंच के ज्यादातर नेता ऐसे करते हैं जैसे वो कोई मसीहा हैं, कोई मिशनरी हैं, कोई बहुत बड़े रिफॉर्मर हैं सोसाइटी के। तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखते, और फिर वो एक दूसरे से लड़ते हैं। ये बहुत पेचीदा स्थिति है, और इस पर कोई काम भाजपा ने भी नहीं किया। या तो पॉलिटिकल पार्टी को मिला के कोई एक कॉन्सेंसस बनाए, सर्वानुमति बनाए और काम करें, क्योंकि ये ऐसा मॉडल है जो चलेगा नहीं। इस पर प्रैक्टिकली अटल जी ने बहुत काम किया था, लेकिन वो प्रैक्टिकल लेवल पे किया था। तो उन्होंने क्या किया कि सारे ही कम्युनिस्टों से भी दोस्ती की, सोशलिस्टों से भी दोस्ती की, कांग्रेस को भी खुश किया। लेकिन एक काम किया कि वो उतना वैर विरोध का वातावरण अपनी ओर से नहीं बनने दिया। इसलिए वो अपने समय में बहुत लोकप्रिय हो गए, उनके विरोधी भी उनको मानते थे।
अब धीरे धीरे जब हिंदुत्व की शक्तियां बढ़ने लगी तो सारी ही हिंदुत्व की शक्तियां एकजुट हो गईं, और अ, उसको कैसे कमजोर करना या उसको कैसे बेअसर करना, इनफेक्टिव बनाना, ये नहीं सूझा। नतीजा ये है कि एक और तो मोदी जी के पक्ष में विशाल जन समूह है, प्रचंड जनमत है, और दूसरी ओर उतना ही प्रचंड उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये स्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं है देश के लिए। और ये भी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो पॉलिटिकल पार्टी नाम की किसी एंटिटी को कोई पहचान आइडेंटिफाई ही नहीं करता। वो तो कहता है चुनाव में जो बड़ा ग्रुप दिखे उसको राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति इनवाइट करेगा मंत्रिमंडल गठित करने के लिए। तो पार्टी का तो नाम ही नहीं है। जिस जिस इंस्टीट्यूशन का, जिस एंटिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में नाम ही नहीं है, उसको इतना पावरफुल बना दिया है, तो एक तो उसके विषय में विचार करना चाहिए। अब पार्टियों का चुनाव आयोग ने ये कर दिया है कि साहब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन वो तो अफसर क्या जाने इन चीजों को, वो अपनी कोई भी आइडियोलॉजी बताएंगे, कुछ भी, अफसर तो मैकेनिक ढंग से करेगा। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या हो भारत में, इस पर कोई चिंतन किसी ने किया ही नहीं। प्रैक्टिकली अटल जी ने इसमें बड़ी चतुराई से साधा था, तो उस तरह की डिवाइडिंग लाइन नहीं खींच पाई थी। कम्युनिस्ट भी, सोशलिस्ट भी, कांग्रेसी भी अटल जी का आदर करते थे। लेकिन मोदी जी के समय ये आ गया है कि बिल्कुल स्ट्रांग है। एक तरफ मोदी जी के परम प्रशंसक हैं, दूसरी ओर उनके कट्टर विरोधी। तो ये वैसे भी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इसको कैसे फिजल आउट करेंगे, कैसे कमजोर करेंगे, या कैसे कोई सर्वानुमति बनाएंगे, इस पर चिंतन होना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी है ही नहीं है, तो या तो आप पार्टी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दो, लोग घोषित करें कि हम अपने इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब निर्दलीय लोकतंत्र जिसे जयप्रकाश नारायण ने कहा था, दल विहीन। और या फिर कोई एक मर्यादा बांधिए कि पार्टियां किसी एक मर्यादा में रहें, उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पॉलिटिकली भी डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई खुलकर हिंदुओं के विरुद्ध बोल रहा है, कोई खुलकर भारत के विरुद्ध बोल रहा है, कोई भारतीय संस्कृति को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि ये तो संसार की सबसे गई गुजरी संस्कृति है, कोई कह रहा है यहाँ केवल शोषण हुआ है, दमन हुआ है, बिना किसी प्रमाण के, और सबको आप खुला छूट देते हैं। तो इससे आपस में कटुता, घृणा, वैर, विरोध, ये तो क्लास वार, क्लास एनएमटी का जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है, वो भारत की पार्टियों ने अपना लिया। तो ये तो तोड़ देगा देश को। नहीं, आपने पिछले टॉक में बहुत अच्छी बात बोली थी। आपने बोली थी या केडिया जी ने बोली थी कि दंड दंड का जब भय होता है तब सब हो जाता है, सब कार्य होता है। ये अर्जुन बोलते हैं युधिष्ठिर को, अभी दंड का भय चला गया है तो लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, अराजकता फैल रही है। और अराजकता का एक ही उपाय दंड होता है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो ये जो सिंपल सा टॉपिक है कि यूनिफॉर्म धर्म, यूनिफॉर्म धर्म मतलब लॉ भी होता है कि यूनिफॉर्म धर्म हो सबके लिए, यूनिफॉर्म जो जो सबके साथ एक समान दंड दे, जो इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी, हम्म। धर्म विरोधी या फिर पंथ विरोधी बातें करते हैं, सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ है। लेकिन अगर आप एक साइड को आप अपीज करते हैं, और जो कोर जो वैल्यूज है भारत की सभ्यता, मैं तो इतना भारत में घूमता हूँ, मैं जब भी आता हूँ और मैं छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ, छोटे गाँव में जाता हूँ, जो वहाँ पे लोगों की हम्म। श्रद्धा लोकल मंदिर के लिए होती है, वो किसी और के लिए नहीं होती। चाहे वो जहाँ भी जो भी वो लोकल मंदिर जहाँ का भी हो, किसी भी पार्ट का हो, वो श्रद्धा किसी भी पॉलिटिशियन से 10 गुना ज्यादा होती है। और शायद लोगों को पॉलिटिशियन का नाम ना मालूम, लेकिन मंदिर का नाम जरूर मालूम होगा। हाँ। तो हाँ। ये भारत की सभ्यता आज भी है, आज 2022 की हम बात कर रहे हैं, 2022 में बिल्कुल। भी वो सभ्यता है। तो लेकिन अगर हम्म। भारत के पॉलिटिशियन उस फीलिंग को इग्नोर कर देंगे और कुछ हम्म। नया फॉरेन की फिलोसफी, जैसे अरबी फिलोसफी फॉरेन की है, क्रिश्चियन फिलोसफी फॉरेन की है, भारत की नहीं है, तो अगर वो भारत फॉरेन की फिलोसफीज के ऊपर बात करेंगे तो फिर लोकली नेचुरली लोकल पीपल विल बी हर्ट, और जो लोग भी बिल्कुल। रिप्रेजेंट करेगा वो हारेगा उन लोगों को। तो बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि नोटा देने के लोग क्यों जाएंगे। अरे इसीलिए जाएंगे क्योंकि वो, उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको अपने देवी देवता पे ज्यादा ट्रस्ट है। उनको मालूम है हम्म। कांग्रेस के शासन में भी जीवित रहे, मुगलों के शासन में भी जीवित रहे, तो अभी भी देवी देवता बचा लेंगे उनको। तो लेकिन ये हम्म। पॉलिटिशियंस का दायित्व है कि वो ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं ना, ये उनका दायित्व है। ये आप तो इसमें बहुत क्या। महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, राज्य का मुख्य लक्षण ही दंड नीति। हमारे यहाँ राजनीति का एक सिनोनिम, एक पर्याय है दंड नीति। अगर दंड नीति नहीं है तो वो राज्य नहीं, फिर उसे राज्य नहीं कह सकते। मनुस्मृति में भी कहा है कि
वही राजा श्रेष्ठ है जहां उसके दंड के भय से सारे ही दुष्ट थर थर कांपते हैं। यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति सर्वतः, को कहा है ना। जहां ये लोहिताक्ष यानी लाल आंखों वाला, अर्थात अनुचित और अधर्म के प्रति कठोर दृष्टि रखने वाला राजदंड जहां प्रवर्तित रहता है, वहां ही शांति रहती है। तो हमारे यहाँ कांग्रेस ने पहले ये पॉलिटिक्स अपनाई कि समाज के अलग अलग हिस्सों को आपस में लड़ने दो, विशेषकर जो गैर हिंदू गैर भारतीय समूह हैं उनको, गैर भारतीय मूल वाले जो समूह हैं उनको खूब छूट दे दो, और फिर हिंदुओं से ये कहो कि तुम अपने समाज को ठीक करो। वही बात अभी भी चल रही है। आपको दो उदाहरण देते हैं। जैसे कहीं भी अपने आप को मुसलमान कहने वाले, जो कि प्रोफेसर केडिया के अनुसार वो मुनाफिकीन हैं, सब बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है, तो उन लोगों की कोई बलवाई भीड़ है, आग लगाने चल देती है। अब स्टेट जो है वो उसमें कहता है नहीं नहीं हम तो सेकुलर हैं, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? कोई आग लगा रहा है, कोई बस्ती में बलात्कार कर रहा है, बस्तियां जला रहा है। अब अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जो यहाँ का बड़ा इलीट यूनिवर्सिटी माना जाता है, वहां अचानक पोस्टर लग गए कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। एक दिन लगा, दूसरे दिन लगा कि ब्राह्मणों अगर तुमने भारत नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारा हत्या कर देंगे, खून कर देंगे। अब भाजपा के लोग मीडिया में हल्ला मचा रहे हैं कि देखो देखो ब्राह्मणों के विरुद्ध ये चल रहे हैं। मतलब इसमें स्टेट का कोई रोल है ये जैसे याद ही नहीं। भाई ये तो स्टेट का फंक्शन है, स्टेट का रोल है। राज्य को चाहिए कि तत्काल जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाया कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मण जो भारत नहीं छोड़ेंगे हम उनकी हत्या कर देंगे, जिनोसाइड का खुलेआम धमकी दे रहे हो, आप उसमें स्टेट जैसे कोई फंक्शन ही नहीं करता। इसको भी आपने प्रोपेगेंडा मटेरियल बना लिया है कि देखिए देखिए ब्राह्मणों के विरुद्ध फलानी पार्टी बड़ा खराब कर रही। अरे तो फिर आप काहे के लिए हैं? यही कश्मीर में हुआ। उन्होंने खुलेआम कहा कि कश्मीरी पंडितों घाटी छोड़ो, और स्टेट एकदम इनएक्टिव है। और फिर आप प्रचार कर रहे हैं देखो ये कितने दुष्ट हैं, ये मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट कितने नीच हैं। भाई तो आप क्या कर रहे हैं? जगह जगह नक्सली जो हैं, अपने आप को नक्सली कहने वाले, माओइस्ट कहने वाले, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, फिरौती यानी लोगों से पैसा वसूल करते हैं। किसी का बच्चा उठा के ले गए, फिर कहते हैं इतने रुपया दो तो हम बच्चा वापस करेंगे। अब ये सब क्राइम है। स्वयं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है भारत का है उसके अनुसार भी क्राइम है। ये उसमें एक्शन न करके प्रोपेगेंडा करते हैं, देखो कम्युनिस्ट बड़े नीच हैं, देखो कम्युनिस्ट बड़े हिंसक हैं। ये आपका दंड नीति कहाँ है? और अगर आपके पास दंड नीति नहीं है तो आप फिर स्टेट में क्यों हैं? आप चलिए, आप प्रोपेगेंडा करिए बाहर, आप जर्नलिस्ट हो जाइए, आप चैनल में कोई भाषण दीजिए, लेकिन स्टेट का कोई रोल ही नहीं दिखता कई जगह, ऐसी जगह जहां लोग, जबकि संविधान कहता है कि लोगों के जीवन और सम्मान की सुरक्षा और प्रॉपर्टी की सुरक्षा शासन का कर्तव्य है। स्टेट की ड्यूटी है लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। और भारत के राज्यकर्ता तो ये तो कब प्रोटेक्ट होगा? दंड नीति से होगा। जो किसी भी भारतीय नागरिक के जीवन को और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, उसको दंडित करना राज्य का कर्तव्य है। लेकिन राज्य कहीं कह देगा ये माइनॉरिटी है, क्या करें, वो लोग तो बड़े असंतुष्ट हैं और उनको किसी तरह खुश करना है। अब किसी न किसी बहाने, किसी न किसी चीज की आड़ में दंड नीति का कोई काम ही नहीं होता। तो जो आपने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है। महाभारत में भी जगह जगह दंड नीति का महत्व वर्णित है। भीष्म ने भी राजधर्मानुशासन में सबसे ज्यादा महत्व दंड नीति को दिया है। मनुस्मृति में भी दंड नीति को ही सर्वोपरि बताया गया है। यहाँ तक कि राजनीति का पर्याय दंड नीति माना जाता है। भारत में दंड नीति यानी राजनीति, और राजनीति जो है राजधर्म, वो धर्मशास्त्र का अंग है। कई जगह अनेक शास्त्रों में है, धर्मशास्त्र अंतर्गत एव राजधर्म लक्षणम इदम विवक्षितम, यानी धर्मशास्त्र का पार्ट है राजधर्म और राजधर्म का पार्ट है अर्थनीति। तो न तो ये धर्मशास्त्र को मानते, न ये किसी दंड नीति का अवलंबन करते जहां चाहिए। तो इससे तो फिर लोकप्रियता घटेगी और ये अराजकता बढ़ेगी। और अराजक जनपद सबसे भयानक होता है। देखिए रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में, सभी शास्त्रों में अराजक जनपद को सबसे भयंकर कहा है। अराजक जनपद में कभी भी सुख और शांति नहीं होती। नहीं हो सकते। दुर्भाग्यवश भाजपा शासन अराजकता को बढ़ावा देता है या सहन करता है, उसके प्रति उदासीन है। दंड नीति के बिना तो आप लोकप्रिय नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लग रहा है कि बातचीत करता रहो, लेकिन अगले शो का समय हो चुका है। और जी। और
और दर्शकों को आई थिंक पता भी लगा होगा कि किस विषय में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग, लेकिन धर्म के अनुसार कर रहे हैं। तो फिर आपको ये आइडिया मिला होगा कि किस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में नए तरह के लीडर्स की आवश्यकता है, और जो कि धर्म के आधार पर कार्य करें, जिससे सबको सुख शांति मिलती है और अर्थ भी उससे बहुत बढ़ता है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों को है कि प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड बिकम ए मेंबर ऑफ आवर चैनल। नमस्ते। थैंक यू।